मेरे हाथ में जो बुक है इसमें लिखा हुआ नंबर आपको क्या दिख रहा है? क्या ये 8 है? अगर 8 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कहीं अगर आपको ये 3 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तब तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राणा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें पेशेंट को सारे ही कलर दिखने बंद हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे देश की करीब 8% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड है। ये डाटा वो डाटा है जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, तब डाटा कलेक्ट हो पाता है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कलर ब्लाइंड है। लेकिन हर पेशेंट को, हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो कलर ब्लाइंड है या नहीं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी आई टेस्ट करानी पड़ेगी। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए कलर ब्लाइंडनेस क्यों चेक करनी ज़रूरी है? अगर आपको किसी भी मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको किसी भी व्हीकल का लाइसेंस बनाना है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइन हो, आप अगर कलर ब्लाइंड हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी विजन नॉर्मल है या नहीं। अगर आपको किसी भी कलर को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आप कलर ब्लाइंड हो, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंसान कलर ब्लाइंड होता कैसे है। देखिए, हमारे आईज़ में, हमारे रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमको नाइट में देखने की हेल्प करते हैं, लेकिन जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें कलर को पहचानने में मदद करते हैं। तो अगर किसी मरीज के कॉन सेल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मतलब ये है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो उस मरीज़ को कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। जनरली 2 टाइप के कलर ब्लाइंड पेशेंट होते हैं, एक कंप्लीट कलर ब्लाइंड, एक पार्शियल कलर ब्लाइंड। जो कंप्लीट कलर ब्लाइंड होते हैं उनको रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी उनको रेड और ग्रीन कलर दिखता है वो उसको ग्रे देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कोन सेल्स में प्रॉब्लम है, उनके कोन सेल्स ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। जो पेशेंट पार्शियल कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ब्लू और येलो कलर में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी ब्लू या येलो कलर होगा वो उसको पहचानने में उनको दिक्कत आएगी। हमारी इस दुनिया में सिर्फ एक ही लिविंग जीव ऐसा है जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, वो है स्कैटफिश। स्कैटफिश पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, उसको बिल्कुल कलर नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर देख पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके रेटिना में कोन सेल्स है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कोई मेडिकल एग्जाम नहीं देना है, हमें कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें मेट्रो में नहीं जाना है, हमें रेलवे में नहीं जाना है, तो फिर हम अपना कलर टेस्ट क्यों कराएं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लाइसेंस भी बनाना है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, बाइक भी चलानी है, उस टाइम भी आपका कलर टेस्ट किया जाएगा, कलर विजन टेस्ट किया जाएगा। उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। कलर विजन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपना कलर विजन टेस्ट करा सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक ही टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इजी है, उसको हम इशियारा टेस्ट बोलते हैं। इशियारा प्रोफेसर इशियारा हैं जो जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक टेस्ट का मेथड है। इस टाइप की बुक है, आप कहीं भी जाएंगे पूरी दुनिया में तो जनरली आपको ये इशियारा बुक ही मिलेगी कलर विजन टेस्ट करने के लिए। इस बुक के अंदर टोटल 38 स्लाइड्स होती हैं। 38 स्लाइड्स को हम पेशेंट को पढ़वा के ये जान सकते हैं कि पेशेंट कलर विजन ब्लाइंड है या नहीं है। इसमें 1 से लेके 25 तक की जो स्लाइड्स हैं वो न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। 26 से लेके 38 तक की जो स्लाइड्स हैं वो ट्रेसिंग स्लाइड्स होती हैं। जनरली वो हम जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उसको हम काम में लाते हैं। इस बुक के अंदर जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हैं, जितने भी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत टेक्निकली कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाई गई हैं। जैसे जिन पेशेंट को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, रेड या ग्रीन या येलो या ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से ही लेटर्स लिखे गए हैं, जिससे हमें जानने में आसानी रहती है कि पेशेंट को कौन से कलर में प्रॉब्लम हो रही है देखने के लिए। अब जैसे ही हम स्लाइड को खोलते हैं, हम बुक को खोलते हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें एक नंबर दिखता है। आपको ये नंबर दिख रहा होगा 12। जनरली ये जो नंबर है ये टेस्ट स्लाइड है। ये जिन पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है उनको भी दिखेगा, जो पेशेंट नॉर्मल है उनको भी दिखेगा। अगर किसी पेशेंट को ये नंबर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ठीक एंगल से रख के नहीं देख पा रहा है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर विजन टेस्ट कराने जाते हैं या हम जब भी किसी पेशेंट का कलर विजन टेस्ट करते हैं तो हम इसको 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें पेशेंट प्रॉपरली इस तरीके के पेपर को या इस तरह की पिक्चर को देख पाता है।
बुक में जो सेकंड स्लाइड आती है उसमें आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये नंबर है नंबर 8। अब अगर नॉर्मल पेशेंट है जिसको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उसको ये नॉर्मल नंबर 8 ही दिखेगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट कलर ब्लाइंड है या उसको रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है तो उसको ये 3 नंबर दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जिस नंबर को वो देख नहीं पा रहा है ये पैटर्न बना ही उस तरीके से है। जिस नंबर को पहचान नहीं पा रहा है वो नंबर उसको नहीं दिखेगा, तो 8 का आधा हिस्सा उसको नहीं दिखेगा, 8 का उसको आधा हिस्सा दिखेगा, इसलिए उसको ये 3 दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे नंबर जो देखने को मिलेगा वो है नंबर 29। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो उसको ये नंबर 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है जिसको रेड ग्रीन कलर देखने में, नंबर पहचानने में, कलर पहचानने में दिक्कत होती है तो ये उसको 70 दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल पेशेंट को ये 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को रेड और ग्रीन समझ में नहीं आता है तो ये उसको 70 दिखेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया है तो आप सही समझ पाएंगे कि पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद ही घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं कि मुझे जो ये कलर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं या नहीं, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस बुक में जितने भी पैटर्न्स बने हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनको पढ़ने के लिए पेशेंट को एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को एक बुक दे देते हैं, पेशेंट सारा दिन बैठ के इसको देखता रहता है, नहीं। 1 से लेके 25 तक के जितने स्लाइड्स हैं जो कि न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं जिस पे नंबर्स लिखे हैं, उसमें पेशेंट को 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो 3 सेकंड में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। 26 से लेके 38 तक के जितने भी स्लाइड्स हैं जो कि ट्रेसिंग स्लाइड हैं, जहाँ पे पेशेंट को ट्रेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेस करने के लिए बोला जाता है, उसमें उनको जनरली हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। उसी 10 सेकंड के अंदर पेशेंट को ये डिसाइड करना होता है, हमको पढ़ के या ट्रेस करके बताना होता है। इशारा बुक जो है उसमें टोटल 38 स्लाइड होते हैं। 38 स्लाइड एक एक करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं इशारा टेस्ट स्लाइड्स का एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको वहाँ देख सकते हैं। साथ में ही मैं एक चार्ट भी दे दूंगा। इस चार्ट को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की स्लाइड पे आपको क्या दिखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप घर में ही अपने टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी कलर विजन कैसी है। चलिए अब मैं आपको 10 स्लाइड्स दिखाता हूँ। 10 स्लाइड्स को आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने नंबर देखा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही देखा है या नहीं। इससे आपको वीडियो को देखते देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी कलर विजन कैसी है। तो हम 10 स्लाइड यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखा आपने, अगर किसी मरीज़ की विज़न अच्छी है लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता है कि उस कलर ब्लाइंड है या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इशारा बुक से वो आपकी कलर विज़न टेस्ट करेंगे। आपको अपनी कलर विज़न ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि अगेन ये बहुत सारे सेक्टर्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, लाइसेंस बनाने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कलर डेफिशिएंसी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इशारा टेस्ट बुक के साथ चेक करके बताएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके दोस्त आगे किसी भी सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मेडिकल टेस्ट देना चाह रहे हैं या कोई लाइसेंस बनाना चाह रहा है आपके घर में, तो उनका कलर विजन ज़रूर टेस्ट कराइए। अगर आप ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर लेंगे तो उनको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मेरे हाथ में जो बुक है इसमें लिखा हुआ नंबर आपको क्या दिख रहा है? क्या ये 8 है? अगर 8 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कहीं अगर आपको ये 3 दिख रहा है तो आपकी कलर विजन में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तब तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस
ऐसा नहीं है कि जिसमें पेशेंट को सारे ही कलर दिखने बंद हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे देश की करीब 8% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड है। ये डाटा वो डाटा है जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, तब डाटा कलेक्ट हो पाता है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कलर ब्लाइंड है। लेकिन हर पेशेंट को, हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो कलर ब्लाइंड है या नहीं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी आई टेस्ट करानी पड़ेगी। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस क्यों चेक करनी ज़रूरी है? अगर आपको किसी भी मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको किसी भी व्हीकल का लाइसेंस बनाना है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइन हो, आप अगर कलर ब्लाइंड हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी विजन नॉर्मल है या नहीं। अगर आपको किसी भी कलर को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आप कलर ब्लाइंड हो, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंसान कलर ब्लाइंड होता कैसे है। देखिए, हमारे आईज़ में, हमारे रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमको नाइट में देखने की हेल्प करते हैं, लेकिन जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें कलर को पहचानने में मदद करते हैं। तो अगर किसी मरीज के कॉन सेल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मतलब ये है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो उस मरीज़ को कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। जनरली 2 टाइप के कलर ब्लाइंड पेशेंट होते हैं, एक कंप्लीट कलर ब्लाइंड, एक पार्शियल कलर ब्लाइंड। जो कंप्लीट कलर ब्लाइंड होते हैं उनको रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी उनको रेड और ग्रीन कलर दिखता है वो उसको ग्रे देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कोन सेल्स में प्रॉब्लम है, उनके कोन सेल्स ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। जो पेशेंट पार्शियल कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ब्लू और येलो कलर में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी ब्लू या येलो कलर होगा वो उसको पहचानने में उनको दिक्कत आएगी। हमारी इस दुनिया में सिर्फ एक ही लिविंग जीव ऐसा है जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, वो है स्कैटफिश। स्कैटफिश पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, उसको बिल्कुल कलर नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर देख पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके रेटिना में कोन सेल्स है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कोई मेडिकल एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें मेट्रो में नहीं जाना है, हमें रेलवे में नहीं जाना है, तो फिर हम अपना कलर टेस्ट क्यों कराएं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लाइसेंस भी बनाना है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, बाइक भी चलानी है, उस टाइम भी आपका कलर टेस्ट किया जाएगा, कलर विजन टेस्ट किया जाएगा। उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। कलर विजन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपना कलर विजन टेस्ट करा सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक ही टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इजी है, उसको हम इशियारा टेस्ट बोलते हैं। इशियारा डॉक्टर प्रोफेसर इशियारा हैं जो जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक टेस्ट का मेथड है। इस टाइप की बुक है, आप कहीं भी जाएंगे पूरी दुनिया में तो जनरली आपको ये इशियारा बुक ही मिलेगी कलर विजन टेस्ट करने के लिए। इस बुक के अंदर टोटल 38 स्लाइड्स होती हैं। 38 स्लाइड्स को हम पेशेंट को पढ़वा के ये जान सकते हैं कि पेशेंट कलर विजन ब्लाइंड है या नहीं है। इसमें 1 से लेके 25 तक की जो स्लाइड्स हैं वो न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। 26 से लेके 38 तक की जो स्लाइड्स हैं वो ट्रेसिंग स्लाइड्स होती हैं। जनरली वो हम जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उसको हम काम में लाते हैं। इस बुक के अंदर जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हैं, जितने भी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत टेक्निकली कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाई गई हैं। जैसे जिन पेशेंट को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, रेड या ग्रीन या येलो या ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से ही लेटर्स लिखे गए हैं, जिससे हमें जानने में आसानी रहती है कि पेशेंट को कौन से कलर में प्रॉब्लम हो रही है देखने के लिए। अब जैसे ही हम स्लाइड को खोलते हैं, हम बुक को खोलते हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें एक नंबर दिखता है। आपको ये नंबर दिख रहा होगा 12। जनरली ये जो नंबर है ये टेस्ट स्लाइड है। ये जिन पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है उनको भी दिखेगा, जो पेशेंट नॉर्मल है उनको भी दिखेगा। अगर किसी पेशेंट को ये नंबर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ठीक एंगल से रख के नहीं देख पा रहा है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर विजन टेस्ट कराने जाते हैं या हम जब भी किसी पेशेंट का कलर विजन टेस्ट करते हैं तो हम इसको 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें पेशेंट प्रॉपरली इस तरीके के पेपर को या इस तरह की पिक्चर को देख पाता है। बुक में जो सेकंड स्लाइड आती है उसमें आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये नंबर है नंबर 8। अब अगर नॉर्मल पेशेंट है जिसको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उसको ये नॉर्मल नंबर 8 ही दिखेगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट कलर ब्लाइंड है या उसको रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है तो उसको ये 3 नंबर दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जिस नंबर को वो देख नहीं पा रहा है ये पैटर्न बना ही उस तरीके से है। जिस नंबर को पहचान नहीं पा रहा है वो नंबर उसको नहीं दिखेगा, तो 8 का आधा हिस्सा उसको नहीं दिखेगा, 8 का उसको आधा हिस्सा दिखेगा।
इसलिए उसको ये 3 दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे नंबर जो देखने को मिलेगा वो है नंबर 29। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो उसको ये नंबर 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको रेड ग्रीन कलर देखने में, नंबर पहचानने में, कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो ये उसको 70 दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल पेशेंट को ये 29 दिखेगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को रेड और ग्रीन समझ में नहीं आता है तो ये उसको 70 दिखेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया है तो आप सही समझ पाएंगे कि पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद ही घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं कि मुझे जो ये कलर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं या नहीं, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस बुक में जितने भी पैटर्न्स बने हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनको पढ़ने के लिए पेशेंट को एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को एक बुक दे देते हैं, पेशेंट सारा दिन बैठ के इसको देखता रहता है, नहीं। 1 से लेके 25 तक के जितने स्लाइड्स हैं, जो कि न्यूमेरिक स्लाइड्स हैं, जिसपे नंबर्स लिखे हैं, उसमें पेशेंट को 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो 3 सेकंड में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। 26 से लेके 38 तक के जितने भी स्लाइड्स हैं, जो कि ट्रेसिंग स्लाइड हैं, जहाँ पे पेशेंट को ट्रेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेस करने के लिए बोला जाता है, उसमें उनको जनरली हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। उसी 10 सेकंड के अंदर पेशेंट को ये डिसाइड करना होता है, हमको पढ़ के या ट्रेस करके बताना होता है। इशारा बुक जो है उसमें टोटल 38 स्लाइड्स होते हैं। 38 स्लाइड्स एक एक करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं इशारा टेस्ट स्लाइड्स का एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको वहाँ देख सकते हैं। साथ में ही मैं एक चार्ट भी दे दूंगा। इस चार्ट को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की स्लाइड पे आपको क्या दिखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप घर में ही अपने टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी कलर विजन कैसी है। चलिए अब मैं आपको 10 स्लाइड्स दिखाता हूँ। 10 स्लाइड्स को आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने नंबर देखा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही देखा है या नहीं। इससे आपको वीडियो को देखते देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी कलर विजन कैसी है। तो हम 10 स्लाइड यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखा आपने, अगर किसी मरीज़ की विज़न अच्छी है लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता है कि उस कलर ब्लाइंड है या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इशारा बुक से वो आपकी कलर विज़न टेस्ट करेंगे। आपको अपनी कलर विज़न ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि अगेन ये बहुत सारे सेक्टर्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, लाइसेंस बनाने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कलर डिफिशेंसी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इशारा टेस्ट बुक के साथ चेक करके बताएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके दोस्त आगे किसी भी सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मेडिकल टेस्ट देना चाह रहे हैं या कोई लाइसेंस बनाना चाह रहा है आपके घर में, तो उनका कलर विजन ज़रूर टेस्ट कराइए। अगर आप ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर लेंगे तो उनको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कहीं आपका बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट या आंखों में दर्द होने की कंप्लेंट बार बार तो नहीं करता है? ऐसा तो नहीं है कि अपनी आंखें बार बार मसलता है या उसकी आंखें बार बार लाल हो जाती हैं? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने बच्चे में दिख रही है तो उसको आंखें टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वह है बच्चों की आई केयर। बच्चों की आंखों का ध्यान किस प्रकार रखें, इस विषय में हम आज बात करेंगे। कोरोना के बाद बच्चे या आप कह सकते हैं बड़े भी काफ़ी ज़्यादा गैजेट डिपेंडेंट हो गए हैं। गैजेट डिपेंडेंट से मतलब है लैपटॉप पे काम ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल पे काम ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब ऑफिसेस खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। बच्चों का होमवर्क जो है अभी भी बच्चे प्रेफर करते हैं कि लैपटॉप पर या मोबाइल पर ही करें। लेकिन
इन लैपटॉप और मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। बच्चों का आंखों को रगड़ना, आँख में सर दर्द होना, आँख में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम वो आपको बताते हैं तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और बच्चे की आई टेस्ट करानी है। हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और बच्चा चश्मा नहीं बनाएगा या चश्मा नहीं लगाएगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तिरछापन भी हो सकता है, रेगुलर हेडेक हो सकता है, रेगुलर आँख में दर्द हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में दिखता है तो उसको तुरंत ही अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाइए। अगर आपका बच्चा स्टडी पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है या वो जो भी उसको होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसकी आंख में प्रॉब्लम हो, उसकी आंख में चश्मे का नंबर हो। होता क्या है कि अगर किसी बच्चे की चश्मे का नंबर लगा हुआ है और वो किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। अगर वो फोकस नहीं कर पाएगा तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा, आँख में दर्द होगा। तो अगर आपको बच्चे के स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा अपने स्टडी में फोकस नहीं कर रहा है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। कोरोना के बाद से या कोरोना के टाइम से भी आप कह सकते हैं बच्चों का बाहर निकलना काफ़ी हद तक बंद हो गया है। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बाहर ना जाएं, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अब बच्चे घर में क्या करेंगे? बच्चे ज़्यादातर या तो टीवी देखेंगे या तो लैपटॉप पे काम करेंगे, मोबाइल पे काम करेंगे। अब मोबाइल या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकता है आपका बच्चा बार बार अपनी आँखों को मसलता रहता हो, उसकी आँख में जलन हो रही हो। अगर आपका बच्चा इस तरह का कोई सिम्टम आपको अपने बच्चे में दिख रहा है तो हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। चश्मे के नंबर होने की वजह से वो चीज़ों को साफ ना देख पा रहा हो, इसलिए वो आंखों को बार बार मसल रहा है। तो इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो ज़रूर उसकी आंख टेस्ट करवाइए और हो सके तो उसको चश्मे का नंबर लेके चश्मा बना के उसको चश्मे पहनने की आदत डालिए। चश्मे का नंबर होना या ना होना ये आपको तभी पता चलेगा जब आप चश्मे को डॉक्टर के पास ले जाके पेशेंट को चेक कराएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको पता चल सकता है। अगर आपका बच्चा रेगुलर हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो ये बोल रहा है कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ या जब भी किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ तो मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपका बच्चा इस तरह की कोई कंप्लेंट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आई टेस्ट कराना। क्योंकि जब भी होता क्या है कि जब भी वो किसी चीज़ को देख रहा है और साफ तौर से नहीं देख पा रहा है तो उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा, अगर उसके नंबर का चश्मा आप उसको नहीं पहनाएंगे तो उसके हेडेक रहेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। पहले आंखों में स्ट्रेन आएगा, फिर वो सर में स्ट्रेन आएगा, तो वो हेडेक की कंप्लेंट करेगा। अगर आपका बच्चा हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है तब आप ज़रूर उसकी आई टेस्ट कराइए, क्योंकि हो सकता है उसको स्फेरिकल पावर या सिलेंड्रिकल पावर या हो सकता है दोनों हो, जिसकी वजह से वो स्टडी में फोकस ना कर पा रहा हो और ज़ोर लगाने की वजह से, चीज़ को ठीक से पढ़ने की वजह से उसके सर में दर्द होता हो। तो सर का दर्द अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो आप उसको ले जाके चश्मे की दुकान पे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई टेस्ट करा के उसको ठीक नंबर का चश्मा पहनवाइए। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है आंखों में थकान। अगर आपका बच्चा आंखों में थकान की कंप्लेन करता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद उसको चश्मे की ज़रूरत हो। देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको चश्मे का नंबर ही हो। सर दर्द हो रहा है या थकान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चश्मे का नंबर ही लगेगा। कभी कभी चश्मे का नंबर ना होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, उस केस में बच्चे की मसल वीक हो सकती है। तो आप जब भी इस तरह की कंप्लेंट लेके पेशेंट को लेके जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर उसको चश्मे का नंबर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर उनको आई एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे उनकी मसल इंप्रूव हो जाएगी। इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर आपका बच्चा कोई भी इनमें से कंप्लेंट कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हिंदुस्तान में केवल 46% पेरेंट्स ही अपने बच्चों की आई टेस्ट कराते हैं, बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद से ही आई टेस्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ठीक कराने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा टीवी बहुत पास से देखता है, दूर से नहीं देखता, जब भी देखता है बहुत पास चला जाता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया फिर आप क्या करते हो, तो कहते हैं हमने टीवी बंद करा दिया है, केबल कटवा दिया है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बच्चा टीवी पास से इसलिए देखता है क्योंकि दूर से उसको दिखाई ही नहीं देता है। हमें भी अगर कोई चीज़ पास से नहीं दिखेगी, दूर से नहीं दिखेगी तो हम उसको देखने के लिए पास जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स उसका टीवी बंद करा देंगे, उसका मोबाइल बंद करा देंगे, उसका लैपटॉप बंद करा देंगे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा भी टीवी पास से देख रहा है तो बजाय इसके उसको डांटने के या उसका टीवी बंद करने के, आपको ये देखना है कि वो पास से क्यों देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर से उसे टीवी दिख ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आपको बच्चे की आई टेस्ट करानी चाहिए और उसकी नज़र की जांच करानी चाहिए।
बच्चों में सीखने की क्षमता 75% तक आंखों पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे की आंख ठीक है तभी वो सीख पाएगा। वो सीख तब पाएगा जब वो अच्छे से देख पाएगा। इसलिए हमारे बच्चों की जांच रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, जन्म अपने टाइम से पहले पैदा हुए हैं, उनकी आई तो ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में कभी कभी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है जब तक आपको पता चलता है। तो इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों का आई टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। एक और गलत धारणा लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है कि हमें बच्चों की नज़र टेस्ट एक बार करा ली है, सपोज़ उसका -1 का नंबर आ गया है, तो अब हम दोबारा टेस्ट नहीं कराएंगे कहीं नंबर बढ़ ना जाए, या टेस्ट करा लिया है, नंबर बढ़ गया है, लेकिन उसको वो चश्मा नहीं पहना रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को नंबर लगा हुआ है और दोबारा टेस्ट कराने पे अगर वो नंबर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको ज़रूर पहनाना चाहिए नंबर चेंज करा के, क्योंकि अगर आप ठीक नंबर का चश्मा बच्चे को नहीं पहनाएंगे तो उसकी आई एम्ब्लाइपिक हो जाएगी, आई सुस्त हो जाएगी। अगर आपका बच्चे का नंबर हर साल बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर बच्चा 1 नंबर पहने या 5 नंबर पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये देखना है कि 1 नंबर के साथ जब बच्चे ने सारी लाइनें पढ़ी हैं तो वही 5 नंबर के साथ भी सारी लाइनें पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 नंबर का आते आते उसकी लाइनें कम हो रही हैं। इसका मतलब उसकी नज़र कम नहीं होनी चाहिए, नंबर कितना भी हो जाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी नज़र पूरी रहे। अगर आपका बच्चा पलक ज़रूरत से ज़्यादा झपकता है, बार बार ऐसे करता है, या उसकी आंखों में तिरछापन है, या वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, अपने टाइम से पहले पैदा हुआ है, तो इन सारे केसेस में आपको बच्चे की आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी आंखों का इलाज कराएं। चलिए, अब हम कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं किन बातों को हमें ध्यान रखना है मोबाइल यूज़ करते हुए या लैपटॉप यूज़ करते हुए। देखिए, जब भी आप लैपटॉप को यूज़ करते हैं, आपका बच्चा जब भी लैपटॉप को यूज़ करता है, तो बच्चे और लैपटॉप में कम से कम 26 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, 26 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि उसकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आपके मोबाइल से बच्चे की आंखों का डिस्टेंस कम से कम 14 इंच का होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कि बच्चे का हाथ का डिस्टेंस कितना है, लेकिन एक ऑन एवरेज बच्चे के लिए मोबाइल का डिस्टेंस 14 इंच का होना चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जब भी मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ कर रहा है तो उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जितना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप कम रखेंगे उतना बच्चे की आंख पे जोर कम पड़ेगा, ब्राइटनेस कम लगेगी। जोर कम पड़ेगा तो वो ईजिली उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे एंटी ग्लेयर शीशा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एंटी ग्लेयर शीशा नहीं है तो 0 नंबर के एंटी ग्लेयर ग्लासेस बना सकते हैं। जब भी आपका बच्चा ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ कर रहा है, तो एक 0 पावर का एंटी ग्लेयर का शीशा बना सकते हैं, जिससे आंखों में ग्लेयर कम लगेगी और आंखों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपने कमरे में रूम लाइट्स ऑफ करके मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम रूम लाइट ऑफ कर देंगे और मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों पे आएगी, जिससे स्ट्रेन होगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो कोशिश आपको ये करना है कि बच्चे को अंधेरे में लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ ना करने दें। एटलीस्ट एक लाइट तो ज़रूर ऑन होनी चाहिए, जिससे कि आपके फ़ोन की लाइट को वो कम देख पाएँ। ब्राइटनेस कम रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हुए अपनी पलकों को रेगुलर इंटरवल पे झपकते रहना है। ऐसा इसलिए करना है कि अगर हम बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखेंगे तब उसमें ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे ब्लिंक करते रहेंगे तो वो नम रहेंगी, उनमें टीयर्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम से हम बच सकते। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी बच्चों की आंखों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स को देखते ही आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ, उनकी आई टेस्ट कराएँ। अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा बनाएं, अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आई की एक्सरसाइज कराएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चश्मा लगाते हैं, या जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आँख हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव पार्ट है। हमारी आँख में अगर छोटा सा कण भी चला जाए तो आँख खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने एक मरीज़ की आँख में से 23 कॉन्टैक्ट लेंस निकाले हैं। पूरी दुनिया में यही बात की चर्चा हो रही है कि कैसे एक महिला एक ही आँख में 23 कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकती है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने एक महिला की आंख में से 23 कॉन्टैक्ट लेंस निकाले। महिला के अनुसार वह महिला हर रात को कॉन्टैक्ट लेंस निकालना भूल जाती थी और सवेरे नया पहन लेती थी।
डॉक्टर के अनुसार लेंस गायब नहीं होता था, बल्कि अपर आईलिड के फॉर्निक्स में छुप जाता था, जिससे महिला को लगता था कि लेंस गायब हो गया है और वह नया लेंस पहन लेती थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस महिला की आंख में कॉन्टैक्ट लेंस अपनी प्रॉपर जगह कॉर्निया पर ना होकर अपर आईलिड के फॉर्निक्स में घुस गए हैं। इस डॉक्टर के द्वारा महिला की अपर लिड को उठाकर उसके अंदर से एक के बाद एक करके लेंस बाहर निकाले जा रहे हैं। इस तरह का केस पहली बार दुनिया में सामने आया है। सारी दुनिया के डॉक्टर्स इसी चर्चा में लगे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि एक मरीज़ अपनी आंख में एक के बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस पहनता जा रहा है और उसे निकाल नहीं रहा है। ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है और आप भूल गए हैं तथा सुबेरे वह आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप दोबारा उसके ऊपर एक नया कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं। एक आंख में एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बहुत ही नुकसानदायक व हानिकारक साबित हो सकता है। मरीज़ की आंख भी जा सकती है। दोस्तों, वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन अगर ठीक से ना पहने तो आंख में इन्फेक्शन, रेडनेस और किसी किसी केस में आंख में अल्सर भी हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, बट हमें कभी भी उसे पहनकर सोना नहीं चाहिए। रात को सोने से पहले हमें कॉन्टैक्ट लेंस को उतार देना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस का जो मटेरियल है वो स्पंज का काम करता है। कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर से सारी नमी सोख लेता है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस सारी नमी सोख लेगा तो लेंस कॉर्निया पे चिपक जाएगा। हमें रात को सोते हुए कॉन्टैक्ट लेंस निकाल के उसे अच्छे से साफ़ करके उसके केस में रखना चाहिए। तो देखा आपने, हमें कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी सोना नहीं चाहिए। रात को सोते हुए कॉन्टैक्ट लेंस को उतार देना चाहिए और उसे अच्छे से साफ़ करके केस में वापस रख देना चाहिए, ताकि हम उसको अगले दिन पहन सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने एक महिला की आंख में से 23 कॉन्टैक्ट लेंस निकाले। महिला के अनुसार वह महिला हर रात को कॉन्टैक्ट लेंस निकालना भूल जाती थी और सवेरे नया पहन लेती थी। डॉक्टर के अनुसार लेंस गायब नहीं होता था, बल्कि अपर आईलिड के फॉर्निक्स में छुप जाता था, जिससे महिला को लगता था कि लेंस गायब हो गया है और वह नया लेंस पहन लेती थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस महिला की आंख में कॉन्टैक्ट लेंस अपनी प्रॉपर जगह कॉर्निया पर ना होकर अपर आईलिड के फॉर्निक्स में घुस गए हैं। इस डॉक्टर के द्वारा महिला की अपर लिड को उठाकर उसके अंदर से एक के बाद एक करके लेंस बाहर निकाले जा रहे हैं। इस तरह का केस पहली बार दुनिया में सामने आया है। सारी दुनिया के डॉक्टर्स इसी चर्चा में लगे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि एक मरीज़ अपनी आंख में एक के बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस पहनता जा रहा है और उसे निकाल नहीं रहा है। ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है और आप भूल गए हैं तथा सुबेरे वह आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप दोबारा उसके ऊपर एक नया कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं। एक आंख में एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बहुत ही नुकसानदायक व हानिकारक साबित हो सकता है। मरीज़ की आंख भी जा सकती है। दोस्तों, वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन अगर ठीक से ना पहने तो आंख में इन्फेक्शन, रेडनेस और किसी किसी केस में आंख में अल्सर भी हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, बट हमें कभी भी उसे पहनकर सोना नहीं चाहिए। रात को सोने से पहले हमें कॉन्टैक्ट लेंस को उतार देना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस का जो मटेरियल है वो स्पंज का काम करता है। कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर से सारी नमी सोख लेता है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस सारी नमी सोख लेगा तो लेंस कॉर्निया पे चिपक जाएगा। हमें रात को सोते हुए कॉन्टैक्ट लेंस निकाल के उसे अच्छे से साफ़ करके उसके केस में रखना चाहिए। आप किसी की आंख देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है, लेकिन हम किसी इंसान की आंख देखकर ये जरूर पता लगा सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राणा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे किसी की आंख देखकर उसकी हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे हम जान सकते हैं कि मनुष्य की हेल्थ कैसी है, उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, जो कि है रेडनेस। अगर किसी की आंख रेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो। आंख रेड कई वजह से हो सकती है। स्क्रैच की वजह से, किसी ने ज़ोर से मसल दिया है उसकी वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि उसकी आंख में कुछ गड़बड़ है। इन सब के अलावा भी आंख रेड होने के कारण हो सकते हैं।
अगर किसी पेशेंट को स्क्लेराइटिस है या यूवीआइटिस है तो भी उसकी आंख लाल रह सकती है। अगर किसी पेशेंट को यूवीआइटिस है तो हो सकता है उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है और जिसकी वजह से आंख लाल हो सकती है। सेकंड नंबर पे आता है जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की आंख बिल्कुल पीली हो जाती है, उसके नेल्स पीले हो जाते हैं, उसकी स्किन पीली हो जाती है और किसी किसी केस में यूरिन भी पीला हो जाता है। जिस पेशेंट को जॉन्डिस होता है उसकी आंख को देखकर आराम से पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को जॉन्डिस है या पीलिया हो गया है। इस कंडीशन में पेशेंट के लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी पीलिया बहुत डेंजरस भी हो जाता है और जानलेवा भी हो जाता है। इस तरह जॉन्डिस में हम पेशेंट की आंख का पीलापन देख के पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को जॉन्डिस है और इसके लिवर में इन्फेक्शन है। अगर आपको किसी पेशेंट के काले पुतली के चारों तरफ वाइट या येलो रिंग दिखता है तो ये भी एक कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की हेल्थ किस तरह की है। अगर आप किसी पेशेंट की काली पुतली के चारों ओर येलो या वाइट कलर का रिंग देखते हैं तो इसका मतलब ये है उस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। अगर इस तरह का कोई मरीज़ है तो उसे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मरीज़ 60 प्लस है तो हो सकता है उसको आर्कस सेनालिस हो। अगर किसी पेशेंट की यंग एज में आपको काली पुतली के चारों ओर वाइट या येलो रिंग दिखता है तो हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो। उसको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट अटैक को भी अंजाम दे सकता है। हमारी आईलिड के अपर पार्ट में अगर आपको रेडनेस दिखती है तो हो सकता है आपको सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस हो। अगर किसी पेशेंट के अपर लिड के अंदर का पार्ट जो कि वाइट होता है वो अगर रेड होता है तो इस केस में हम उसे सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और अगर किसी मरीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम मिल रही है तो हो सकता है उसको थायराइड की डिजीज़ हो। जनरली ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट को सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस होती है उसमें उनका थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उन्हें अपने डॉक्टर से एग्जामिन कराने के बाद थायराइड लेवल को कम कराना चाहिए, जिससे कि उनकी रेडनेस भी खत्म हो जाती है। नंबर 5, पिंगेकुला। आपने देखा होगा किसी मरीज़ की वाइट पार्ट में छोटा सा पिंपल होता है। वो रेड कलर का भी हो सकता है, वो येलो कलर का भी हो सकता है, वो वाइट कलर का भी हो सकता है। यह जनरली 3 o'clock की पोजीशन पे या 9 o'clock की पोजीशन पे होता है। अगर किसी मरीज़ की आंख में इस तरह का पिंपल आपको दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो सनबर्न है। जो मरीज़ धूप में ज़्यादा काम करते हैं, यूवी रेडिएशन में ज़्यादा काम करते हैं, आउटफील्ड का उनका ज़्यादा काम है, सनबर्न की वजह से उनको ये पिंगेकुला हो जाता है। पिंगेकुला का अभी फ़िलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। सन ग्लासेस या गॉगल पहन के हम इस प्रॉब्लम से उसके बढ़ने को रोका जा सकता है। प्यूपिल साइज़ देख के भी हम इंसान के मूड का और उसकी बॉडी में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। प्यूपिल साइज़ हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम यह डिसाइड करता है कि किस इंसान का मूड कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का प्यूपिल बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, चिल कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो उसका प्यूपिल साइज़ नॉर्मल होगा। प्यूपिल साइज़ को देख के हम इंसान के मूड का पता लगा सकते हैं। सपोज़ आप किसी क्लब में कार्ड्स खेल रहे हैं और आपके पत्ते बहुत अच्छे आ गए हैं, तो एक्साइटमेंट में आपका प्यूपिल एकदम बड़ा हो जाएगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपके कार्ड्स अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास कार्ड अच्छे नहीं आए हैं, आप निराश हो गए, तो आपका प्यूपिल साइज़ छोटा हो जाएगा। किसी केसेस में एक मरीज़ की दोनों प्यूपिल का साइज़ अलग होता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है। ऐसी कंडीशन को हम एनाइसोकोरिया कहते हैं। अगर किसी पेशेंट के प्यूपिल साइज़ में डिफरेंस है तो ये चिंता वाली बात है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर किसी को एग्जामिन कर रहा है तो सबसे पहले टॉर्च प्यूपिल पे ही डालता है। इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य की हेल्थ किस टाइप की है, उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है। प्यूपिल में लाइट डालने से प्यूपिल लाइट को कंस्ट्रिक्ट करती है। प्यूपिल अपना लाइट आने का रास्ता अपने आप से बनाती है। कितनी लाइट प्यूपिल अपने आप बॉडी में अंदर लेना चाहती है, कितना लेने चाहती है, ये प्यूपिल ही डिसाइड करती है। कुछ पेशेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि उन्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में आई में पेन होता है। ये पेन उनको उनके मसल्स की वजह से हो सकता है। अगर आपको इस तरीके का पेन है तो हो सकता है आपको रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो। इस केस में हमारी ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में तकलीफ़ होती है। ऑप्टिक नर्व में पेन होने का एकमात्र रीज़न यही है कि ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसकी वजह से हमें उसे अप डाउन राइट लेफ़्ट करने में दिक्कत होती है। वाइट कॉर्निया,
आपने देखा होगा सामने से देखने पे अगर आपको किसी की पुतली वाइट दिख रही है तो उसका मतलब ये है कि उसकी कॉर्निया बिल्कुल ओपेक हो गई है, कॉर्निया में ओपेसिटी हो गई है। ये कई वजह से हो सकता है। किसी पेशेंट को बहुत टाइम पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी कॉर्निया में चोट लगी हो, या कॉर्निया की कोई और डिज़ीज़ हो, या कोई ऑपरेशन उनका ख़राब हो गया हो, इस वजह से कॉर्निया वाइट हो सकती है। एक दूसरी कंडीशन में होती है जिसमें आपको सामने से ऐसा लगेगा कि पेशेंट की कॉर्निया वाइट है, लेकिन असल में कॉर्निया वाइट नहीं होती है, उसके पीछे कैटरेक्ट की वजह से आपको वाइट दिखता है। जिस केसेस में कॉर्निया वाइट होती है वो कॉर्निया की डिजीज़ कहलाती है। अगर आपको किसी पेशेंट की कॉर्निया वाइट दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी कॉर्निया ख़राब हो गई है। कॉर्निया वाइट होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगेन, किसी की आँख में इन्फेक्शन हुआ हो, किसी की आँख में इन्फेक्शन की वजह से कॉर्नियल अल्सर हो गया हो, जिसकी वजह से हील होने के बाद उसकी पूरी कॉर्निया वाइट हो गई है। तो देखा आपने किस तरीके से हम मरीज़ की आँख से ही पता लगा सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे संडे बाइक राइड में निकलते हैं, कभी कभी कुछ चैरिटी वर्क भी करना पड़ता है। आज मैं जा रहा हूँ चैरिटी आई कैम्प के लिए इन एसोसिएशन विद फोर्टिस हॉस्पिटल। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम ये चैरिटी कैंप लगाते हैं। इस कैंप में डेंटल, फिजियो, आई सब कुछ होता है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आई कैम्प कैसा होता है। दिल्ली में ट्रैवल करने के लिए मेट्रो से बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से अभी हम चलेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल, वहाँ से अपना कैम्प का तामझाम उठाएंगे, मशीनें वगैरह उठाएंगे और फिर कैम्प में चलेंगे। ये आ गए हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? हेलो, क्या हाल है गाइस? ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल। इन्होंने संभाल रखा है पूरा हॉस्पिटल। नहीं भाई मैं तो फिर अगर हमें मॉर्निंग में कैंप से पहले टाइम मिलता है तो हम ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते हैं। अभी हम चल रहे हैं पूरी वाले के पास, पूरी खाएंगे। लेट्स गो फॉर पूरी। पूरी खाते हैं, चलो। 4 प्लेट पूरी और एक प्लेट छोटी। 20 रुपये बोल देंगे जी। मेहरबानी हो पूरी सब्जी। ये डॉक्टर साहब ने पूरी तोड़ दी, मस्त वाली। दिन अच्छा जाएगा। चलो भाई, नाश्ता हो गया, अब चल रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल। कैंप वाले वहाँ वेट कर रहे हैं, फ़ोन भी आया था। कैंप के साथ यहाँ पे प्रसाद वितरण भी हो रहा है, यहाँ पे प्रवचन भी चल रहा है। और फिर परमात्मा के बाद भी कम से कम 2 घंटा अब ठीक है ना डॉक्टर साहब? अब फर्स्ट क्लास है। कैंप से पहले प्रसाद बट रहा है। मतलब ब्रीफ कर दीजिए कि कैसे आप कैंप, कहाँ से पेशेंट आते हैं, आपके कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ठीक है। हम लॉयंस क्लब कोहिनूर की तरफ से हैं, नया बाज़ार कोहिनूर। ये ऑल लेडीज़ क्लब है ये, और हम कैंप्स लगाते हैं स्पेशली फॉर आई चेकअप्स एंड जनरल चेकअप। तो अभी फोर्टिस के साथ हम ये कैंप मेगा चेकअप कैंप लगा रहे हैं, जिसमें इस एरिया के जितने भी लोग हैं, हमने एडवर्टीजमेंट की है, हमने पैम्फलेट्स डाले हैं एंड बैनर्स लगाए हैं। स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि ये स्कूल है, आर्य समाज के ग्रुप में इन्फॉर्म किया है। तो इसमें पुअर कैटेगरी के पेशेंट्स भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? ही हाँ, ये स्कूल जो है रिमोट एरिया में होने की वजह से यहाँ हर कैटेगरी के हैं बच्चे, बट पुअर कैटेगरी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली जो कैंप है ये पुअर पेशेंट्स के लिए है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके। इसलिए हम लोग बड़े हॉस्पिटल से आके, हमारी टीम्स डॉक्टर्स की सारी आके उनको कंप्लीट आई चेकअप करके बताती है। अगर फर्दर कुछ डिटेल चेकअप करना होता है तो हम हॉस्पिटल में बुलाते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है हम यहीं करके पेशेंट को फ्री कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, सही है।
रजिस्ट्रेशन। अब और कुछ करना है? बीपी और शुगर। क्या आप खाओ 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 खाओ। दोनों आंखें बड़ी बड़ी खुली, बस यहीं रखिएगा, यहाँ से नहीं करेगा। हिलाइए नहीं, खोल के रखिए, पीछे हो जाइए। दोनों आँख खोल के रखिए। इसके अलावा स्ट्रेचिंग करिए कुछ, लाइक जैसे अपने पंजों का। इसकी साइड इफेक्ट तो कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आया मतलब ये इस तरीके से है कि अगर आपको डॉक्टर ने एक दवाई दी है तो आप सोचो कि मैं 2 साल बाकी एक्सरसाइज में आपको करीब 100-125 पेशेंट देख लिए हैं। पेशेंट का रश अब थोड़ा कम हो गया है। अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये है नरेंद्र जी, फोर्टिस के जितने भी कैंप होते हैं यही ऑर्गेनाइज करते हैं। सॉरी पीछे से डिमांड आ गई। तो जितने भी हमारे कैंप होते हैं हमारे नरेंद्र जी के साथ ही होते हैं। नरेंद्र जी कुछ कहेंगे? बस सर, आप लोगों का सपोर्ट रहे, ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। बस जी, हम इनके साथ मिलके ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू। ये ज़्यादा अच्छा है तो हमने कर दिया पैकअप, सामान बांध दिया है। अब लंच करेंगे और उसके बाद घर की तरफ। कैंप हो गया ख़त्म, पेशेंट हो गए ख़त्म। अब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद अपने अपने घर और फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। बाय बाय। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ना सिर्फ मुंह और नाक से बल्कि आंखों से भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। इस चैनल के माध्यम से हम चश्मे और आंखों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद
जो इंडिया का सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोरोना वायरस ना सिर्फ हमारे मुंह और नाक से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, बल्कि वो हमारी आंखों से भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क तो हमेशा पहन के रखते हैं, लेकिन शायद अब लोग पहनना बंद कर रहे हैं। शायद लोगों के अंदर ये बात चल रही है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस अभी भी एक्टिव है और डे बाय डे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप बाहर जाने के बाद अपने घर जाते हैं तो आप अपने हाथ अच्छे से धोते हैं, आप मास्क पहनते हैं, लेकिन क्या आप अपने चश्मे को सैनिटाइज़ करते हैं? नहीं। ये गलती 90% लोग कर रहे हैं। यही वजह है, इसी वजह से कोरोना वायरस हमारे आँखों के अंदर के रास्ते हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों के साथ साथ अपने चश्मे को भी सैनिटाइज़ करना है। अब वो सैनिटाइज़ कैसे करना है, क्या वजह है, वो सारी हम इस एपिसोड में बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा जहाँ से जर्म हमारे कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा आता है वो 2 जगह हैं, एक तो हॉस्पिटल और एक फार्मेसी शॉप। आप कभी भी हॉस्पिटल जाएँ तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हॉस्पिटल गए, आपने रिसेप्शन पे जाके खड़े हुए, रिसेप्शन की जो टेबल है वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लोग आके खड़े हो चुके होते हैं और बहुत कम वहाँ पे सफाई की जाती है। आपने भी वहाँ जाके हाथ रखा, आपने रिसेप्शन पे एक फॉर्म भरा, आपको फॉर्म भरने को दिया जिसमें आपकी डिटेल आपको एंटर करनी है। उस फॉर्म के लिए आपको पेन भी रिसेप्शन से ही मिला है, जो कि वो हज़ारों लोगों को दे चुके होते हैं। आपने वो पेन लिया, आपने वो फॉर्म भरा, उसके बाद अगर आप ऐसे अपने चश्मे को टच करेंगे या चश्मा निकाल के ऐसे आंखें रब करेंगे तो वो जर्म्स जो उस पेन पे थे, जो उस टेबल पे थे, वो आपकी आंखों पे आएंगे। ठीक है जी, आपने फॉर्म भर दिया, आप जाके सीट पे बैठ गए। अब जिस सीट पे आप बैठे हैं वहाँ पे कई पेशेंट बैठ के जा चुके हैं, वो भी सैनिटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, आपने उस पर हाथ रखा, ये भी चलो हो गया। इसके बाद बैठे बैठे आपको बहुत देर हो गई है, आप कैंटीन जाते हैं, कैंटीन से आपने कैंटीन वाले से कुछ लिया, पेमेंट करी, जो भी कुछ आपने लिया है, सपोज आपने कोक लिया है, उसके बाद अगर आप फिर से अपने चश्मे को हाथ लगाएंगे तो फिर आपका चश्मा इन्फेक्टेड हो जाता है। होता क्या है कि चश्मा पहनने वाले की एक ये टेंडेंसी है कि जब भी वो चश्मे को उतारेगा उसके बाद आंखें ज़रूर रब करेगा। ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है चश्मा पहनने वालों के लिए। सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो 99.9% स्पेक्स वेयर करते हैं, वो ये है कि जब भी हम लोग वॉश बेसिन में जाते हैं अपना फेस वॉश करने के लिए, हम चश्मा उतार के उसको सीधा वॉश बेसिन पे रख देते हैं। वॉश बेसिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव एरिया होता है। आपने चश्मा उतारा, आपने वॉश बेसिन में रखा, आपने अपने हाथ धोए, अपने आँख धोए, आँखों पे हाथ लगाया और फिर वापस उसी चश्मे को पहन लिया। इसके बाद आपने पूरा दिन स्पेंड किया, मार्केट में, हॉस्पिटल गए, सब कुछ किया, फार्मेसी से दवाई खरीदी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड घूम रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आप आ गए। इसके बाद जब आप घर गए, घर जाके आपने चश्मे को भी सैनिटाइज़ नहीं किया, आपने चश्मे वैसे के वैसे रख दिया और फिर कई बार अपनी आंखों को हाथ लगा लिया। दोस्तों, इसी वजह से कोरोना वायरस चश्मे के ऊपर बैठ जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोरोना वायरस चश्मे के ऊपर 9 दिन तक रह सकता है। कैन यू बिलीव दिस? आपका चश्मा अगर इन्फेक्टिव हो गया है तो वो 9 दिन तक इन्फेक्टिव रहेगा और आप 9 दिन तक उस इन्फेक्टिव चश्मे को पहनते रहेंगे। अब आप सोच लीजिए उसमें आपका कितना नुकसान है। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हमको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें अवॉइड कीजिए कि आप अपने चश्मे को बार बार टच करना अवॉइड कीजिए। आप जब घर से निकलें, आपने अपने चश्मे को एक बार सेट करना है और कोशिश करना है शाम तक जब तक आप घर आएँ उसको टच नहीं करना है। आप अगर रिफ्रैक्टिव एरर से परेशान हैं तब आपको बिना चश्मे के नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो पेशेंट्स जिनको चश्मा नहीं लगा है उनके लिए भी ये एडवाइजरी है कि वो बाहर जाते हुए ग्लासेस पहने, चाहे वो 0 नंबर के ग्लासेस पहने। इससे क्या होगा कि आपकी आंख में कोई छींटा, कोई पानी, कोई इन्फेक्शन उड़ के आपकी आंख में नहीं गिर पाएगा, क्योंकि आगे चश्मे की लेयर रहेगी। ठीक है जी, आपने चश्मा भी पहन लिया। इसके बाद आपको जितना हो सके अपनी आँखों को, चश्मों को कम से कम टच करना है। जब आप घर पहुंच जाएं तब आपको अपने चश्मे को अच्छे से सैनिटाइज़ करना है। एक बात और ध्यान रखिए, हो सके तो अपने साथ सैनिटाइज़र साथ में लेके चलिए। जिस सैनिटाइज़र से हम हैंड स्क्रब करते हैं उससे आपको चश्मा सैनिटाइज़ नहीं करना है। आपको
0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करना है, उसी से ही आपको अपने चश्मे को सैनिटाइज़ करना है। क्योंकि अब अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो आपके लेंसेज ख़राब कर सकता है। सपोज़ आप ARC कोटिंग वाले लेंसेज पहन रहे हैं और उस पर अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लगाएंगे तो उसके लेंसेज ख़राब हो जाएंगे। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने चश्मे को कम से कम अवॉइड करना है टच करना, और रेगुलरली अपने चश्मे को आप साफ़ करते रहें। देखिए, आप जितना अपने चश्मे को साफ़ करते रहेंगे उतना ही आप अपनी आँखों को बचा पाएंगे। अब अगर हम अपनी इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने चश्मों के साथ चश्मों को बार बार क्लीन करेंगे, तब हमें कोरोना वायरस से अपनी आंखों को बचाने में बहुत मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कहीं आपका बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट या आंखों में दर्द की कंप्लेंट बार बार तो नहीं करता है? ऐसा तो नहीं है कि अपनी आंखें बार बार मसलता है या उसकी आंखें बार बार लाल हो जाती हैं? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने बच्चे में दिख रही है तो उसको आंखें टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वह है बच्चों की आई केयर, बच्चों की आंखों का ध्यान किस प्रकार रखें, इस विषय में हम आज बात करेंगे। कोरोना के बाद बच्चे या आप कह सकते हैं बड़े भी काफ़ी ज़्यादा गैजेट डिपेंडेंट हो गए हैं। गैजेट डिपेंडेंट से मतलब है लैपटॉप पे काम ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल पे काम ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि अब ऑफिसेस खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। बच्चों का होमवर्क जो है अभी भी बच्चे प्रेफर करते हैं कि लैपटॉप पर या मोबाइल पर ही करें, लेकिन इन लैपटॉप और मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। बच्चों का आंखों को रगड़ना, आँख में सर दर्द होना, आँख में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम वो आपको बताते हैं तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और बच्चे की आई टेस्ट करानी है। हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और बच्चा चश्मा नहीं बनाएगा या चश्मा नहीं लगाएगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तिरछापन भी हो सकता है, रेगुलर हेडेक हो सकता है, रेगुलर आँख में दर्द हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में दिखता है तो उसको तुरंत ही अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाइए। अगर आपका बच्चा स्टडी पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है या वो जो भी उसको होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसकी आंख में प्रॉब्लम हो, उसकी आंख में चश्मे का नंबर हो। होता क्या है कि अगर किसी बच्चे की चश्मे का नंबर लगा हुआ है और वो किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। अगर वो फोकस नहीं कर पाएगा तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा, आँख में दर्द होगा। तो अगर आपको बच्चे के स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा अपने स्टडी में फोकस नहीं कर रहा है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसकी आई टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। कोरोना के बाद से या कोरोना के टाइम से भी आप कह सकते हैं बच्चों का बाहर निकलना काफ़ी हद तक बंद हो गया है। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बाहर ना जाएं, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अब बच्चे घर में क्या करेंगे? बच्चे ज़्यादातर या तो टीवी देखेंगे या तो लैपटॉप पे काम करेंगे, मोबाइल पे काम करेंगे। अब मोबाइल या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकता है आपका बच्चा बार बार अपनी आँखों को मसलता रहता हो, उसकी आँख में जलन हो रही हो। अगर आपका बच्चा इस तरह का कोई सिम्टम आपको अपने बच्चे में दिख रहा है तो हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। चश्मे के नंबर होने की वजह से वो चीज़ों को साफ ना देख पा रहा हो, इसलिए वो आंखों को बार बार मसल रहा है। तो इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो ज़रूर उसकी आंख टेस्ट करवाइए और हो सके तो उसको चश्मे का नंबर लेके चश्मा बना के उसको चश्मे पहनने की आदत डालिए। चश्मे का नंबर होना या ना होना ये आपको तभी पता चलेगा जब आप चश्मे को डॉक्टर के पास ले जाके पेशेंट को चेक कराएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको पता चल सकता है। अगर आपका बच्चा रेगुलर हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो ये बोल रहा है कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ या जब भी किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ तो मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपका बच्चा इस तरह की कोई कंप्लेंट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आई टेस्ट कराना। क्योंकि जब भी होता क्या है कि जब भी वो किसी चीज़ को देख रहा है और साफ तौर से नहीं देख पा रहा है तो उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा, अगर उसके नंबर का चश्मा आप उसको नहीं पहनाएंगे तो उसके हेडेक रहेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। पहले आंखों में स्ट्रेन आएगा, फिर वो सर में स्ट्रेन आएगा, तो वो हेडेक की कंप्लेंट करेगा। अगर आपका बच्चा हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है तब आप ज़रूर उसकी आई टेस्ट कराइए, क्योंकि हो सकता है उसको स्फेरिकल पावर या सिलेंड्रिकल पावर या हो सकता है दोनों हो, जिसकी वजह से वो स्टडी में फोकस ना कर पा रहा हो और ज़ोर लगाने की वजह से, चीज़ को ठीक से पढ़ने की वजह से उसके सर में दर्द होता हो। तो सर का दर्द अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो आप उसको ले जाके चश्मे की दुकान पे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई टेस्ट करा के उसको ठीक नंबर का चश्मा पहनवाइए।
नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है आंखों में थकान। अगर आपका बच्चा आंखों में थकान की कंप्लेंट करता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद उसको चश्मे की ज़रूरत हो। देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको चश्मे का नंबर ही हो। सर दर्द हो रहा है या थकान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चश्मे का नंबर ही लगेगा। कभी कभी चश्मे का नंबर ना होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। उस केस में बच्चे की मसल वीक हो सकती है। तो आप जब भी इस तरह की कंप्लेंट लेके पेशेंट को लेके जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर उसको चश्मे का नंबर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर उनको आई एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे उनकी मसल इंप्रूव हो जाएगी। इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर आपका बच्चा कोई भी इनमें से कंप्लेंट कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हिंदुस्तान में केवल 46% पेरेंट्स ही अपने बच्चों की आई टेस्ट कराते हैं, बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद से ही आई टेस्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ठीक कराने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा टीवी बहुत पास से देखता है, दूर से नहीं देखता, जब भी देखता है बहुत पास चला जाता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया फिर आप क्या करते हो, तो कहते हैं हमने टीवी बंद करा दिया है, केबल कटवा दिया है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बच्चा टीवी पास से इसलिए देखता है क्योंकि दूर से उसको दिखाई ही नहीं देता है। हमें भी अगर कोई चीज़ पास से नहीं दिखेगी, दूर से नहीं दिखेगी तो हम उसको देखने के लिए पास जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स उसका टीवी बंद करा देंगे, उसका मोबाइल बंद करा देंगे, उसका लैपटॉप बंद करा देंगे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा भी टीवी पास से देख रहा है तो बजाय इसके उसको डांटने के या उसका टीवी बंद करने के, आपको ये देखना है कि वो पास से क्यों देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर से उसे टीवी दिख ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आपको बच्चे की आई टेस्ट करानी चाहिए और उसकी नज़र की जांच करानी चाहिए। बच्चों में सीखने की क्षमता 75% तक आंखों पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे की आंख ठीक है तभी वो सीख पाएगा। वो सीख तब पाएगा जब वो अच्छे से देख पाएगा। इसलिए हमारे बच्चों की जांच रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, जन्म अपने टाइम से पहले पैदा हुए हैं, उनकी आई तो ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में कभी कभी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है जब तक आपको पता चलता है। तो इसीलिए प्रीमेच्योर बच्चों का आई टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। एक और गलत धारणा लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है कि हमें बच्चों की नज़र टेस्ट एक बार करा ली है, सपोज़ उसका -1 का नंबर आ गया है तो अब हम दोबारा टेस्ट नहीं कराएंगे कहीं नंबर बढ़ ना जाए, या टेस्ट करा लिया है, नंबर बढ़ गया है लेकिन उसको वो चश्मा नहीं पहना रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को नंबर लगा हुआ है और दोबारा टेस्ट कराने पे अगर वो नंबर बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको ज़रूर पहनाना चाहिए नंबर चेंज करा के, क्योंकि अगर आप ठीक नंबर का चश्मा बच्चे को नहीं पहनाएंगे तो उसकी आई एम्ब्लाइपिक हो जाएगी, आई सुस्त हो जाएगी। अगर आपका बच्चे का नंबर हर साल बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर बच्चा 1 नंबर पहने या 5 नंबर पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये देखना है कि 1 नंबर के साथ जब बच्चे ने सारी लाइनें पढ़ी हैं तो वही 5 नंबर के साथ भी सारी लाइनें पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 नंबर का आते आते उसकी लाइनें कम हो रही हैं। इसका मतलब उसकी नज़र कम नहीं होनी चाहिए, नंबर कितना भी हो जाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी नज़र पूरी रहे। अगर आपका बच्चा पलक ज़रूरत से ज़्यादा झपकता है, बार बार ऐसे करता है, या उसकी आंखों में तिरछापन है, या वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, अपने टाइम से पहले पैदा हुआ है, तो इन सारे केसेस में आपको बच्चे की आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी आंखों का इलाज कराएं। चलिए, अब हम कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं किन बातों को हमें ध्यान रखना है मोबाइल यूज़ करते हुए या लैपटॉप यूज़ करते हुए। देखिए, जब भी आप लैपटॉप को यूज़ करते हैं, आपका बच्चा जब भी लैपटॉप को यूज़ करता है तो बच्चे और लैपटॉप में कम से कम 26 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, 26 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि उसकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आपके मोबाइल से बच्चे की आंखों का डिस्टेंस कम से कम 14 इंच का होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कि बच्चे का हाथ का डिस्टेंस कितना है, लेकिन एक ऑन एवरेज बच्चे के लिए मोबाइल का डिस्टेंस 14 इंच का होना चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जब भी मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ कर रहा है तो उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जितना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप कम रखेंगे उतना बच्चे की आंख पे जोर कम पड़ेगा, ब्राइटनेस कम लगेगी। जोर कम पड़ेगा तो वो ईजिली उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे एंटी ग्लेयर शीशा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एंटी ग्लेयर शीशा नहीं है तो 0 नंबर के एंटी ग्लेयर ग्लासेस बना सकते हैं। जब भी आपका बच्चा ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो एक 0 पावर का एंटी ग्लेयर का शीशा बना सकते हैं, जिससे आंखों में ग्लेयर कम लगेगी और आंखों को नुकसान होने से बचा सकते हैं।
आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपने कमरे में रूम लाइट्स ऑफ करके मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम रूम लाइट ऑफ कर देंगे और मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों पे आएगी, जिससे स्ट्रेन होगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो कोशिश आपको ये करना है कि बच्चे को अंधेरे में लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ ना करने दें। एटलीस्ट एक लाइट तो ज़रूर ऑन होनी चाहिए, जिससे कि आपके फ़ोन की लाइट को वो कम देख पाएँ। ब्राइटनेस कम रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हुए अपनी पलकों को रेगुलर इंटरवल पे झपकते रहना है। ऐसा इसलिए करना है कि अगर हम बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखेंगे तब उसमें ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे ब्लिंक करते रहेंगे तो वो नम रहेंगी, उनमें टीयर्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम से हम बच सकते। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी बच्चों की आंखों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स को देखते ही आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ, उनकी आई टेस्ट कराएँ। अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा बनाएं, अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आई की एक्सरसाइज कराएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चश्मा लगाते हैं या जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।